ब्लैक एंड व्हाइट में हम अक्सर आपकी मुलाकात बहुत सारे सेलिब्रिटीज से कराते हैं, बहुत सारे न्यूज मेकर्स से कराते हैं और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही न्यूज मेकर से कराने वाले हैं। और ये मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि 22 मार्च को एक नई फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। ये फिल्म वीर सावरकर पर बनी है और इस फिल्म में वीर सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा। और रणदीप इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रणदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और आज आप जैकेट भी ब्लैक पहनकर आए हैं तो हमारे शो के साथ आप बिल्कुल जेल करेंगे। गुड गुड गुड। रणदीप, पहला सवाल तो मेरा यह है कि वीर सावरकर को एक पक्ष वीर कहता है और दूसरा पक्ष माफी वीर कहता है। आपने जो भी स्टडी किया और आपने इस किरदार को निभाया है जी, आप वीर सावरकर के किरदार को कैसे डिफाइन करेंगे? वो वीर थे या माफी वीर थे? सावरकर जी माफी वीर नहीं थे, सावरकर जी वीर थे। वो जो उन पे ऊपर माफी वीर की जो आलोचना होने लगी है जब से कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा कम वोटों में रही है और बीजेपी का बढ़ावा हो रहा है, तब से उनको माफी वीर, क्योंकि वो हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, हिंदुत्व के फादर थे, तो उनके ऊपर लालचना लगाने से उन्हें लगता है कि ऑपोजिशन मतलब दूसरी पार्टी पे लालचना लगेगी, तब से उन्होंने माफ़ी वीर का ये चक्कर शुरू किया है। वो जो मर्सी पिटिशंस बोलते हैं वो एक्चुअली बेल प्लीज होती थी, याचिका जो लिखी जाती थी, और सावरकर खुद लॉयर थे और उन्होंने ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, काला पानी में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लिखा और उसमें वो हर एक उसमें वो लिखते थे कि इफ़ इंक्लूडिंग मी इन दिस जेस्चर ऑफ गुडविल and generosity is stopping you from this, then please exempt me from it। हर एक उसमें वो लिखते थे। उनका ये मानना था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करके यहाँ से निकलो, क्योंकि उन्हें 2 उम्र कैद की सज़ा हुई थी जो कि 50 साल की थी। उनके बिल्ले पे लिखा हुआ था टू बी रिलीज्ड इन 1960। तो अगर आप 26-27 साल के लड़के ही हैं, आज की दिनों में तो लड़के होते हैं, लड़के हैं, और आपको 50 साल के लिए किसी 7x11 की सेल में डाल दिया जाए तो, और वो भी आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल और इतने पढ़े लिखे और एक जायंट हो, सोचवादी आदमी हो, तो आपको वहाँ से आप क्या करोगे? उनको ये लगता था कि मेरा यहाँ पे रह के भूखे मर जाना या इनके पनिशमेंट के अंदर मर जाना, मैं देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो चाहते थे कि वो बाहर आए। तो ये जो माफी है, ये स्ट्रेटेजी थी, ये रणनीति थी, या उन्होंने दिल से ही माफी मांगी? दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते और अंग्रेजों को ये पता था, नहीं तो उन्होंने छोड़ क्यों नहीं दिया। सिर्फ काला पानी में वो 11 साल रहे, फिर 3 साल मेनलैंड पे अलग अलग जेलों में रहे और उसके बाद वो रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट या डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट आप बोलें, उसके अंडर रहे। 27 साल उस आदमी को कैप्टिविटी में रखा, तो वो आदमी की माफी स्वीकार क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि वो बहुत खतरनाक इंसान है। उन्होंने पूरे देश की सोच बदलती थी। 1857, जो कि मैंने भी किताबों में पढ़ा था, हमें स्कूल में पढ़ा गया था कि इट वाज अ सिपॉय म्यूटनी। सावरकर जी ने रिसर्च करके 1906 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, मतलब मराठी में था, ये संस्कृत में भी, तो उसको हिंदी में बोलेंगे 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो ये उन्होंने जब किताब लिखी तो इस किताब से बहुत लोग प्रभावित हुए। ये पहली एक किताब थी जो छपने से पहले अंग्रेज़ों ने बैन कर दी थी। ये कोपनहेगन में छपी थी और ये फिर स्मगल इंडिया की गई थी, जिसका लेखक का नाम लिखा था एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी। उन्होंने खुद अपना नाम भी नहीं लिखा था। तो ये किताब बहुत आज की डेट में अगर बोलें तो वायरल हो गई थी। HSRA, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसिएशन थी, जिसके चंद्रशेखर आज़ाद जिसके हेड थे, भगत सिंह उसका हिस्सा थे, उस संगठन में आप प्रवेश नहीं कर सकते थे अगर आपने ये किताब ना पढ़ी हो तो। फिर बाद में आज़ाद हिंद फौज जब बनी तो उनको जो भर्ती होते थे उनको एक बंदूक दी जाती थी, यूनिफॉर्म दी जाती थी, फ्लीट दिए जाते थे और ये किताब दी जाती थी, मतलब किट का हिस्सा थी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि उन्होंने की थी जिससे बहुत सारे क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति वाले वो इससे प्रभावित हुए थे। और 1900 के पहले दशक में उन्होंने ये किताब लिखी और इंडिया में लंदन हाउस, इंडिया हाउस था लंदन में, वहाँ जाके उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। इंडिया में उन्होंने अभिनव भारत बनाया। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जो और सीक्रेट सोसाइटीज़ के टच में आ चुकी थी। उन्होंने वहाँ से बंदूकें स्मगल करी इंडिया, बाइबल में छुपा छुपा के,
उन्होंने लेनिन की हेल्प से बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल की, उन्होंने फौजियों को चिट्ठी लिखी जो अंग्रेज फौज में थे कि बगावत के लिए तैयार रहे। प्रिंसली स्टेट्स को चिट्ठियां लिखी कि अगर आपने हमारा रेवोल्यूशन ज्वाइन नहीं किया तो देश की आम जनता आपका जो हाल करेगी, आपको खुद नहीं पता। आज जो आप भाषा बोल रहे हैं और शुरू में भी जो आपने कहा, वीर सावरकर पर बहुत कांग्रेस बीजेपी होता है जी। कांग्रेस उनके खिलाफ है, बीजेपी उनके पक्ष में है। चुनाव से ठीक पहले 22 मार्च को आप ये फिल्म लेकर आ रहे हैं और 1 महीने के बाद चुनाव है जी। अब आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जी बिल्कुल लगेगा। दूसरा, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और लोग आपसे ये भी कहेंगे कि अब ऐसा लगता है आप भी बीजेपी में मोदी के परिवार का हिस्सा हो गए। आप भी सोशल मीडिया पर लिख दीजिए रणदीप हुड्डा मोदी का परिवार। मुझे बिल्कुल उसमें आशंका नहीं है लिखने में, मुझे कोई वो नहीं है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम उनके फैन हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये पिक्चर को प्रोपेगेंडा पिक्चर बोलने की बजाय मैं कहूँगा ये एंटी प्रोपेगेंडा पिक्चर है, जो कि कांग्रेस वालों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है सावरकर जी के अगेंस्ट इतने सालों से, अभी से नहीं पहले से ही, फ्रीडम के टाइम से, इंडिपेंडेंस के टाइम से उन पे प्रोपेगेंडा जो चलाया हुआ है, ये उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए पिक्चर है। जो कि रिलीज डेट की बात है, मैं तो ये यार पिछले 15 अगस्त को रिलीज करना चाहता था, फिर मैं 26 जनवरी को रिलीज करना चाहता था, फिर मैं उनकी पुण्यतिथि 26 फरवरी को रिलीज करना चाहता था, पर वो कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पिक्चर पूरी नहीं हो पाई और वो रिलीज के अंजाम तक ना पहुंच पाई। फिर मार्टर्स डे हमें बहुत अच्छा लगा, 23 मार्च को मार्टर्स डे है और 22 मार्च को फ्राइडे है, तो हमें लगा ये उस टाइम पे रिलीज करने की बहुत एक अच्छी डेट है। वो इत्तेफाकन इलेक्शन है और अगर ये पिक्चर लोगों को इस कॉन्वर्सेशन में लाती है, एक बातचीत होती है सावरकर जी के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि बहुत मेरा ये मानना होगा कि मैं सावरकर जी को और लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। पर चुनाव से 1 महीना पहले आप हिंदुत्व की डोज दे रहे हैं, वीर सावरकर की डोज लोगों को दे रहे हैं, इससे आप बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं। देखिए, मैं देश की मदद कर रहा हूँ, मैं देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी की कहानी लोगों तक लाना चाह रहा हूं। और इससे अगर देश के हिंदुत्व को, आपको हिंदुत्व समझना चाहिए, सावरकर जी का हिंदुत्व समझना चाहिए। एक तो किस टाइम लिखा गया था, उसका पर्पस क्या था और उसके पॉइंट्स क्या क्या थे। 1920 में कैलिफेट मूवमेंट शुरू हुआ था। राय बरेली के शौकत अली मोहम्मद अली साहब थे जिन्होंने दुनिया के किसी मुस्लिम कंट्री ने या कहीं के भी मुसलमानों ने कैलिफ जो था टर्की का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जो उनकी पावर्स हटा दी थी, कोई उसके फॉर नहीं बोला, किसी को नहीं चाहिए थे वो। पर हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की, कुछ लीडर्स ने, सबने नहीं, कुछ लीडर्स ने। उसका नाम था कैलिफेट मूवमेंट। अभी जब कुछ मुस्लिम लीडर्स को लगता था कि जब अंग्रेज आए थे तो मुगल सल्तनत थी, तो अब अंग्रेज जाएंगे तो सल्तनत होनी चाहिए, कांग्रेस तो डेमोक्रेसी मांग रही है, यहाँ तो मेजॉरिटी की जीत होगी, हम माइनॉरिटी में हैं। तो गांधी जी ने ये एक प्लॉय यूज किया था कि मुसलमानों को कांग्रेस में मिलाने के लिए वो कैलिफेट को खिलाफत बना के उसके प्रेसिडेंट बन गए थे, जिसकी वजह से अलग इलेक्टोरेट होने लगी थी और मुस्लिम्स को एक ज़्यादा सीट्स मिलने लगी थी परसेंटेज के हिसाब से। और एक टेलीग्राम गया था आमिर ऑफ अफगानिस्तान को इंडियन मुस्लिम लीडर्स की तरफ से, कम इन्वेड इंडिया, ब्रिटिश वीक। तो एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का उस वक्त डर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, और वहाँ पे ज़्यादातर ब्रिटिश फौज में मोहम्मदन लोग थे। तो इसीलिए सावरकर जी को ये लगने लगा कि अगर जिहाद के नाम पे हमला हुआ तो क्या ये लोग उनके अगेंस्ट लड़ेंगे या उनके फॉर लड़ेंगे। यानी ये जिहाद का डर उस समय भी था, उस समय बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त इन्होंने एक ऑल एनकम्पासिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई फॉर इंडिपेंडेंस की फाइट के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया हिंदुत्व, जो एक राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जी, और यकीन मानिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी एक्टर से बात कर रहा हूं, किसी बॉलीवुड के एक्टर से बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इतिहासकार से, किसी लेखक से, किसी हिस्टोरियन से बात कर रहा हूं। नहीं, तो वो नहीं लगना चाहिए। पर मैंने पिक्चर को बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई करके बनाई है। मेरे को बहुत जिम्मेवारी थी इसकी कि मैं इनको सावरकर जी को अच्छी तरह से पेश कर सकूं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी लालचना लगी हैं। और मैं ऐसी पिक्चर बनाना चाहता था कि जिसमें मैं एक निष्पक्ष एक अपना पॉइंट रखूं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखूं, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए वो वीर थे क्या नहीं। पर उनका एक बहुत एनकम्पासिंग ये था, और उसमें बोलते हैं कि आपको हिंदुत्व समझने के लिए हिंदू कौन है समझना पड़ेगा। तो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भूमि को अपनी पितृभूमि,
मतलब अपने पूर्वजों की ज़मीन मानता है, मातृभूमि, अपने यहाँ के त्योहारों को, खान पान को, वेशभूषा को अपना मानता है, वो हिंदू है। पर क्योंकि एक लास्ट क्लॉज उन्होंने जोड़ा था, उसकी पुण्य भूमि भी होगी, वो इसीलिए क्योंकि एक रिलीजियस फॉर्म में देश पे अटैक होने वाला था। तो जो देश धर्म से ऊपर होना चाहिए कि अगर आप इसको आप अगर इस सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले हैं तो आप हिंदू हैं, चाहे आप किसी भी धर्म, जात या समाज के क्यों ना हो। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ सिविलाइजेशन, एंड इफ यू रिकॉग्नाइज दैट देन यू आर अ हिंदू नो मैटर विच धर्म यू बिलोंग टू। हाल ही में बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जिन पर आरोप लगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं। आपके शब्दावली में एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, जैसे कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स, फिर अभी थोड़ी दिन पहले आर्टिकल 370 आई है, अब वैक्सीन वॉर आई, अब आपकी फिल्म आ रही है जी। ये इस तरह की फिल्म बनाने के लिए क्या पैसा सरकार देती है? जी नहीं, मैंने तो अपना ही लगाया है और मुझे 2 साल से ये पिक्चर बना रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ में रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरी 2 साल की काला पानी की सज़ा हो गई थी, पर अब वो सावरकर जी की हिस्ट्री, उनकी स्टोरी, और मैं भी उससे जेल से बाहर निकलेंगे। बहुत मुश्किलों से मैंने ये पिक्चर बनाई है और इसको अगर आप प्रोपेगेंडा पिक्चर का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति देखिए, नहीं। अपना पैसा कोई भी व्यक्ति लगाता है, आप एक्टर भी हैं, लेकिन पैसा लगाने से पहले आप एक बिजनेस मॉडल भी देखते हैं कि मेरे पैसे का होगा क्या। आपने अपना पैसा लगाकर ये फिल्म बनाई जी। तो कोई और फिल्म बनाते, सलमान खान को लेते, शाहरुख खान को लेते, कोई और बढ़िया कमर्शियल मसाला फिल्म बनाते। ये वीर सावरकर में आपने अपनी जेब से पैसा क्यों डाल दिया? जी, वो इसलिए डाला कि मैं एक तो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व था। हाँ। दूसरा, अगर मैं अपने आप को, अपने कला को, या जो मैं कहना चाह रहा हूँ खुद बैक नहीं करूंगा तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पीपल टू बैक इट। तो आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज एंड इट्स ओके। कुछ भी हो जाए इस पिक्चर का, मैं और काम करके और कमा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बार में बहुत हमेशा से निडर रहा हूँ, मैं इसीलिए थोड़ा कम काम करता हूँ। उससे ये ज़रूर होता है कि मैं बाकी एक्टरों के मुकाबले में कम पैसा कमाता हूँ, पर मेरा काम लोगों के जहन में रहता है। वो मेरे ख्याल से मेरे मरने के बाद भी शायद लोग निकाल के उसे देखें। यही एक कलाकार की इच्छा होती है कि मेरा काम, मतलब मेरे जाने के बाद हमें याद रखे। अब तो खैर यूट्यूब वीडियो वालों को भी याद रखते हैं, बट एक हम एक्टर इसलिए बने थे। आप अपने आप को कलाकार कह रहे हैं, आप अपने आप को एक्टर कह रहे हैं। आप वैसे हरियाणा के जाट हैं। हरियाणा के जाटों के पास या तो ट्रैक्टर होता है, हल होता है, या फिर वो फौज में जाते हैं, हरियाणा पुलिस में जाते हैं, और नहीं तो वो हरियाणा रोडवेज में जाते हैं। जी जी। अब ये हरियाणा का एक जाट जो है कलाकार बन गया, आप भी पत्रकार बन गए। तो जाटों की भी मेरे ख्याल से लिमिटेशन जो हमारी सोच में रहती है कि यही काम करना है, अब बहुत खुल गया है। बहुत यंग लोग जर्नलिज्म में भी आ रहे हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं। तो ये एक जो वर्ण व्यवस्था का एक जो हमारा हिस्सा था कि भाई आप इस वर्ण के हैं तो यही काम करेंगे, वो हट गया है। भाई या तो आप फौज में जाएंगे या फिर किसानी करेंगे। या बट अभी क्या है, देखिए मेरे को भी बहुत दिक्कत रही है मेरे पूरे करियर में कि मुंह फट होता है, जो जैसा है वैसे बोल देता है, लैक ऑफ डिप्लोमेसी। तो मैंने इस बारे में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था मैं शुरू में, पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया एक रिस्पेक्ट में, फिर लोगों को समझ नहीं, मे बी वो ऐसा मीन नहीं कर रहा है, पर ऐसा है। जब आप बॉलीवुड में आए तो आपके अनुभव क्या थे? आप एक ऐसे स्टेट से जा रहे हैं जो वहां के लोग डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, चमचागिरी बिल्कुल करना नहीं जानते हैं, और आप बॉलीवुड में जा रहे हैं जहां पूरा पार्टी सकट है। भाई आप जिसकी पार्टी में जाएंगे, जितनी ज्यादा आप पीआर करेंगे, सोशलाइजिंग करेंगे, उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। जी। तो आपके शुरुआती अनुभव क्या रहे? मेरा शुरुआती अनुभव ये रहा था कि जब मैंने अपने पिताजी को बोला था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से बोला था, मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था भाई भांडी बनना है तो घर आ जा, कम से कम हमारे साथ तो रहेगा। फिर जब वापस आया और मैंने उनको बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो तुझे करना है तू कर, हमारे ऊपर बुढ़ापे पे बोझ मत बनियो। विच आई मेड श्योर कि मैं नहीं बना। और जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मेरे पिताजी ने एक ही बात बोली थी, बेटा चाहे तुम कुछ भी काम कर लो, तुम्हें अपना काम सीखना पड़ेगा। जितना तुम अपना काम सीखोगे उतना दूसरों पे डिपेंड कम रहोगे। पैसे मांगने घर मत आना। हाँ, पैसे मांगने घर मत आना। तो मैंने थिएटर किया, नसीर साहब की शागिर्दी में बहुत दिन काम किया, वर्कशॉप्स की, उनके साथ मैं एक शागिर्द की तरह काफ़ी साल लगा रहा। मैंने अपना काम सीखा, और उसके बाद जब आपको काम आता है तो शायद काम देख के भी काम मिलता है, ज़रूरी नहीं है पार्टी में जाना हो। और
मैं जब किसी से, मुझे बहुत लोग बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है, और इससे काम मांगने जाओ, उससे काम मांगने जाओ, पर जब मैं जाता था ना तो ऐसा लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो पर्सनैलिटी में बैठता नहीं था, वो सोच में बैठता नहीं था कि मुझे काम चाहिए, ये चाहिए, मेरे को काम आता है, देना है तो दे, नहीं तो तो ये आपने दो परंपराएं तोड़ी हैं हरियाणा की जी। एक तो आप कलाकार बनने बॉलीवुड चले गए हरियाणा से, हाँ, हरियाणा के खेत छोड़ के। दूसरा ससुराल आपने मणिपुर में बनाई। देखो, अखंड भारत का सावरकर जी का सपना मैं पूरा कर रहा हूँ जी। और उसके ऊपर बहुत जोक भी बने। हाँ। खैर वो तो मेल मिलाप और प्रेम की बात है। हरियाणा में जब शादी होती है, बारात जाती है, तो लड़के वालों की सबसे पहली डिमांड ये होती है कि खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसा होता है जो हमेशा रूठता है, वो हमेशा रूठता है, बिल्कुल। आप ऐसे टाइम में बारात लेके मणिपुर गए जहां मणिपुर में जान बचाना मुश्किल था और मणिपुर में कोई जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वहां पे मेरी वाइफ के ब्रदर ने बोला था, मोमो ने, कि माइक पे बोला इस हालात में सिर्फ जाट लोग ही आके यहाँ पे शादी कर सकते हैं बट मेरा ये मानना था कि देखिए, शादी हमेशा लड़की के घर जाके होती है, और ये मैं रिस्पेक्ट अपनी वाइफ की कल्चर और उनको देना चाहता था कि मैं उनके रीति रिवाज से जाके शादी करूं। और मेरे पेरेंट्स भी इससे वो थे, और बहुत ही उनकी पूरा कल्चर और सेरेमनीज से बहुत ज़्यादा मैं खुद अचंभित रह गया, और बहुत मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत भावुक हो गए थे वो सब देख के। और हरियाणा में जोक भी चले कि भाई रणदीप हुड्डा को मणिपुर जाके इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट की जॉब नहीं थी सही बात है। लेकिन मणिपुर में जाते हुए आपको कुछ शंका थी मन में, डर था कि मणिपुर का माहौल बहुत खराब है, वहां चले गए तो वापस नहीं आएंगे? जी देखिए, थोड़ा माहौल का डर ज़रूर था, ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा, पर वहाँ पे उनकी फैमिली ने बहुत ही लिमिटेड लोग गए थे, हम यहाँ से भी, और सेरेमनी भी बहुत छोटी सी थी, इनफैक्ट ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं था, पर वो वर्कआउट हो गया और हम सब सेफ वापस आ गए। वहाँ पे उस वक्त असम राइफल्स में मेरे एक स्कूल के सीनियर भी थे, तो वो भी हमारे साथ रहते थे, तो वो भी एक हमको सुरक्षा का एक अभाव था। तो बट इट वाज एन आई ओपनर। और फिर वो जो हमने वहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं था, हमारी फ़ोटोएं बाहर निकलने लगी तो हमारे भी जो टीम वीम वाले बोले हम भी डाल देते हैं, तो डाली, तो उसका जो एक प्रेम जो मिला और एक रिस्पांस उसका आया। आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए मणिपुर के। हाँ, जो मतलब कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, पर देन वी वर टॉकिंग, मी एंड माय वाइफ, एंड वी थॉट कि यार वी डिड अ गुड थिंग, वी ब्रॉट ईस्ट एंड वेस्ट टुगेदर, and a lot of attention, good attention also went to Manipuri, the Meitei culture and all those things. So it worked out very well. And then we had a reception in Bombay, then we had a reception in Delhi, then we went for our break, I don't know, call it honeymoon because 2 दिन के लिए गए थे, we went to Kerala. So in my marriage I covered entire India, and it was like भारत भ्रमण हो गया। सावरकर जी का अखंड भारत हमने नाप ही लिया। अब ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये हमारे देश के युवाओं के लिए जो हमेशा शादी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, शादी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, व्हाट इज द राइट एज फॉर मैरिज। आपने 47 साल की उम्र में जाके अब शादी की। आपको शादी जब करनी चाहिए जब आपका दिल चाहे। हालांकि अरेंज मैरिज एक उम्र के बाद जल्दी करा देते हैं पेरेंट्स, वो भी बुरी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर अरेंज मैरिज बुरी नहीं है, लव मैरिज भी बुरी नहीं है। लव मैरिज के बहुत ज़्यादा डिवोर्स देखे हैं, अरेंज मैरिज के भी देखे हैं, तो वो इत्तेफाक की बात होती है, वो किस्मत की बात होती है। जब होनी होती है, जब लिखा होता है, जब होगी। और यंग हो जाए तो बेटर है, एटलीस्ट मुझे लगता है अभी जब मेरे बच्चे 20 साल के होंगे तो मेरे घुटने होंगे कि नहीं तो यंग हो जाए तो बेटर है, आई थिंक। अच्छा, अब मैं अपने दर्शकों को और आपको भी एक फोटो दिखाना चाहता हूं। देखिए, बड़ी स्क्रीन पे एक फोटो आपको दिखाते हैं। ये फोटो आपकी है जब आप सरबजीत सिंह का रोल निभा रहे थे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मेथड एक्टिंग में बिलीव करते हैं, मतलब किरदार के अंदर आप घुस जाते हैं। अब जैसे ये आप देखिए, कोई कह ही नहीं सकता इस तस्वीर को देख के कि ये कोई इतना हैंडसम सुंदर दिखने वाला कोई एक्टर होगा और वो ऐसे रूप में आ गया होगा। इट्स गुड मेकअप आल्सो। तो ये जो है, इसमें आप सरबजीत के किरदार में बिल्कुल प्रवेश कर गए थे। इस बार आप सावरकर के किरदार में प्रवेश किया, कैसे आपने किया और क्या अभी भी आप उसी किरदार में, अब आप बाहर निकल आए हैं? बाहर निकल रहा हूं क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर मुझे उस पर
काम करना पड़ता है पोस्ट प्रोडक्शन में, तो मैं उसको बार बार देखना पड़ता है, तो मैं उनसे अभी इतना निकल नहीं पाया हूँ। काम ऐसे कैरेक्टर से निकलने का एक ही तरीका है कि आप दूसरा कैरेक्टर ले लें। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पिक्चर मेरे पास आई थी एज एन एक्टर, तो मेरा पहला सवाल था कि यार मैं सावरकर जी जैसा दिखता नहीं हूँ। मैं हरियाणा का जाट, मतलब मस्कुलर मेरी फिजिक है, तो मैं दिखता नहीं हूँ। तो पहला मुझे वही सवाल उठा। फिर मैंने थोड़ा नोटिस किया, चीक बोन्स, डीप सेट आइज़, ये वो थोड़ा थोड़ा मैं करने लगा। फिर एक तो वो हिस्सा होता है कि वो काला पानी में थे, तो सरबजीत से ज़्यादा वेट लॉस मैंने इसमें किया था। और चूंकि मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं था जो कि अपना बैठे रहो और एकदम से शॉट दे दिया, मैं तो सब शॉट लगाता भी था, तो ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो गया था। मैं एक दो बारी सेट पे गिर भी गया था बेहोश होके। पर मेरी सिस्टर जो है अंजलि हुड्डा, वो इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं, वेलनेस की डॉक्टर हैं, तो वो मुझे हमेशा चेक में रखती थी। मैं ये किसी को एडवाइस नहीं करूँगा विदाउट सुपरविजन करने के लिए। मेरी सिस्टर हमेशा मेरे साथ रहती हैं या फ़ोन पे रहती हैं कि कुछ पैरामीटर्स चेक करते रहते हैं। तो इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस, ऐसा वो उस तरह से नहीं जाते। उससे बड़ी चीज़ होती है मेंटल मेकअप, उस कैरेक्टर की थॉट्स अपनाना, उसको अपना बनाना, और ना उसमें कैरिकेचर करना, दूसरे इंसान का एक कार्टूनिश बिहेवियर और पैटर्न लेना। तो उसका एक मिश्रण करके एक आप उस तक पहुंचते हैं। और उसमें सबसे उसके लिए आपने पढ़ाई की उस कैरेक्टर में जाने के लिए? जी, जब वो मैं तो हिस्ट्री बहुत पढ़ता था स्कूल में। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था। हालांकि मैंने चलो कहीं तो काम आई। हाँ 11th-12th में मेरे को साइंस में डाल दिया था और मैं बिल्कुल फेल हो गया था। तो मैंने को लगा मुझे पता है। फिर मैंने सोचना शुरू किया, तो एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं पता था सावरकर जी के बारे में। हमारी हिस्ट्री बुक्स में कहीं नहीं था, कभी पब्लिक डिस्कोर्स में हमने बड़ी बात यह है कि अगर आप जाएंगे अपने आज़ादी के आंदोलन में, तो आपको महात्मा गांधी, नेहरू, इनके वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगे, वीडियो मिलेंगे, सामग्री मिलेगी, आप देख सकते हैं। जी जी जी। लेकिन सावरकर जी की तस्वीरें भी शायद बहुत कम होंगी और वीडियो तो शायद होगा ही नहीं, या बहुत कम। सावरकर जी की भी हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वॉइस थे उस वक्त, पॉलिटिकली ऑल्सो। पर शुरू के तो बिल्कुल भी नहीं है, एक दो कुछ फोटोग्राफ्स हैं। पर सावरकर जी के साथ क्या हुआ कि उनको ऐसा काट दिया हमारी हिस्ट्री में से। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनका योगदान, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जो कि मैं आपको पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मैं खुद अचंभित रह गया और बहुत मुझे गुस्सा आया कि यार ऐसा क्यों। फिर मैंने वो भी डिस्कवर किया, लाइक अगर हमारी पिक्चर में आप देखें तो आता है #Who killed his story। अच्छा, तो दैट इज व्हाट आल्सो आई वाज डूइंग। उस वक्त की मीडिया ने भी, जो उस वक्त जो भी मीडिया रहा होगा, उसने भी उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। देखिए, वो एक पब्लिक डिस्कोर्स में थे, उनके कार्टून्स छपते थे, उनसे बहुत लोग प्रेरित थे। वो एक लेखक थे, उन्होंने 6000 कविताएं तो सिर्फ काला पानी में लिखी थी। तो उनका जो लिखाई थी उससे वो बहुत लोगों तक पहुंचते थे, जैसे कि आज सोशल मीडिया हो गया या प्रोग्राम्स हो गए, ये हो गया। पर उनको जब आज़ादी हमें मिली, एक तो वो अखंड भारत चाहते थे। उनके बारे में एक ये भी मिथ है कि वो डिविजनल फोर्स थे। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की थी, उन्होंने नहीं की थी, वो सैयद अहमद खान साहब ने की थी, जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे और उसी वक्त की थी। तो ये अखंड भारत चाहते थे। और पर ये अखंड भारत चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों को मार मार के भगाएंगे। ये एक, क्योंकि जब 1857 में पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था, तो 1817 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे, जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन्होंने शस्त्र उठाए थे। उनको भी ऐसे ही पकड़ के उनको यमन भेज दिया था। तो जो भी सशस्त्र क्रांति वाले सोच वाले लोग होते थे, उनको काला पानी, मैंडले इन बर्मा, यमन, ऐसी जगह भेज देते थे ताकि वो दूसरे इवन प्रिजनर से भी इंटरेक्ट ना कर पाए। तो ये हुआ था। तो 1885 में एक बॉडी बनाई थी जिसमें अंग्रेजी एजुकेटेड इंडियंस और इंपीरियलिस्ट जो थे, कॉलोनाइजर्स जो थे, ब्रिटिश के बीच में एक बॉडी बनी थी लिएजों की, जिसको A.O. ह्यूम ने बनाया था, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल। तो वो एक बातचीत और एक लिएजों बॉडी थी, और अंग्रेज चाहते थे कि उन्हीं के साथ बातचीत करते रहें। और ये जो शस्त्र उठा रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। तो उसकी वजह से इनके बारे में, और जब आज़ादी मिली, तो सावरकर जी ने फिर सोचा था कि नहीं, अभी हम डेमोक्रेसी हैं, अभी हम गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो उस वक्त आज़ादी से पहले 3 पार्टियां थी। मुस्लिम लीग, जो कि ज़्यादातर लीडर्स पाकिस्तान चले गए, हिंदू महासभा और कांग्रेस। सावरकर जी पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, उनको एक्यूज़ किया गया, अरेस्ट किया गया विदाउट एनी जुडिशरी प्रूफ
कि गांधी जी की हत्या में उनका हाथ है। कोर्ट ने उस वक्त ये नहीं बोला कि सबूत नहीं है, उन्होंने बोला कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। ये होने की वजह से एक लालचना लग गई, हिंदू महासभा एकदम खत्म हो गई और एक ही पॉलिटिकल पार्टी रह गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच वन अनअपोज्ड इन 1952। और उसके बाद से उनके ऊपर वो चलता रहा, इनके ऊपर कपूर कमीशन बिठाई गई। मैं आपको इसमें से एक कोट करके बताता हूं। वीर सावरकर जी के जो भाई थे नारायण राव जी, उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी जी, और चिट्ठी लिख के उन्होंने इनको कहा कि आप ही बताइए कि क्या रास्ता होगा, मैं पिटीशन अगर हमें बनानी है तो उस पिटीशन में क्या करना चाहिए। आई होप दैट यू विल लेट मी नो व्हाट यू मीन टू डू इन दिस मैटर। और फिर गांधी जी उनको लिख रहे हैं, डियर डॉक्टर सावरकर, आई हैव योर लेटर, इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू। I suggest, however, your framing a brief petition setting forth facts of the case, bringing out in clear relief the fact that offense committed by your brother was purely political. जी, तो गांधी जी तो खुद बता रहे हैं उनको कि गांधी आपको क्या पिटीशन। गांधी जी और सावरकर जी आपस में बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी। गांधी जी ने ही एडवाइस की, गांधी जी खुद भी बैरिस्टर थे तो इन्होंने बोला कि ब्रीफली लिखो, क्योंकि सावरकर जी पूरी कहानियां लिख देते थे बेल पिटिशन, बेल उसमें, तो उन्होंने बोला ब्रीफली लिखो। और फाइनली गांधी जी ने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे थे कि कि सावरकर, विनायक सावरकर इज अ वेरी ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड एंटरप्राइजिंग यंग मैन, he should be brought back, and his brother Baba Rao Savarkar, who is even more unsung than him, he should be released because he'll be a great help in the provincial government that was being formed in those days. तो दो बातें जो अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे वो ये है कि महात्मा गांधी तो भारत में आए लगभग 1915 के आसपास जी। उनके भारत में आने से पहले ही सावरकर अरेस्ट हो चुके थे जी। वो अंग्रेजों के खिलाफ उससे कहीं ज्यादा पहले से लड़ाई कर रहे जी। थे। जब महात्मा गांधी आए तब सावरकर जेल में थे, काला पानी में उस टाइम वो थे जी। लेकिन 1914 में ही महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये लिखा कि वो ये चाहेंगे, आई डिड नॉट बिलीव दैट वी हैड बीन क्वाइट रिड्यूस्ड टू स्लेवरी, आई फेल्ट देन इट वाज मोर द फॉल्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफिशियल्स देन ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के लोगों को ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इफ वी वुड इंप्रूव अवर स्टेटस थ्रू द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज आवर ड्यूटी टू विन देयर हेल्प बाय स्टैंडिंग बाय देम इन देयर आवर ऑफ नीड। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, अहिंसावादी। पर इसको कभी माफी के रूप में नहीं माना गया, नहीं माना गया। सावरकर ने जो लिखा उसको माफी मांगा गया। जी, गांधी जी ने रिक्रूटमेंट ड्राइव की थी अंग्रेजी फौज में हिंदुस्तानियों को भर्ती करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये फैक्ट भी लोगों से छुपा हुआ है। अहिंसा प्रेमी, अहिंसा के जो प्रतीक हैं वो वर्ल्ड वॉर के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहे थे उस वक्त। वही चीज़ सावरकर जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में की थी, कि उन्होंने कहा था, पर सावरकर जी ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी लोग अंग्रेज़ों से ट्रेनिंग लें, उनके ऑफिसर बने, और ताकि जब हमको स्वतंत्रता मिले तो हम लोग भी आर्म्ड नेशन हो। हमेशा सावरकर जी आर्म्ड नेशन की बात करते थे। पीस जब ही हो सकती है जब दोनों बराबरी के हों। तो आप अहिंसा बहुत अच्छा एक सिस्टम है, पर आप वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? क्या वो अहिंसक हैं? अगर वो हिंसक हैं तो वो आपको खा जाएंगे ना। अब आपसे मैं आखिर में ये जानना चाहूंगा कि राजनीतिक माहौल इस समय बिल्कुल गर्म है जी, और ऐसे टाइम में आपकी फिल्म आ रही है। एक चीज में, हाँ, डॉक्टर नारायण राव, जो कि उनको गांधी जी की हत्या के बाद उनको मॉब लिंच कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो मरे थे। 8000 ब्राह्मणों को, बिकॉज नथुराम गोडसे वॉज ब्राह्मण, उनको महाराष्ट्र में मैसेकर करा गया था, और डॉक्टर नारायण राव वॉज वन ऑफ देम who actually was killed and who was actually in touch with Gandhi more than Vinayak, and he was killed for ये आपने फिल्म में बताई है बात? ये फिल्म में है, बिल्कुल है। जी। तो अब राजनीतिक माहौल जो है एकदम इस समय गर्म है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। अब फिल्म आपकी आ रही है, तो आप ट्रोलिंग के लिए मेंटली तैयार हैं? आपने तो जमीन वमीन बेच के पिक्चर बनाई अपनी। जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे हमारे लीडर भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, जितनी गालियां दोगे उतना ऊपर उठूंगा, इसीलिए मुझे लग रहा है मैं भी उतना ही ऊपर उठूंगा, और ये फिल्म भी उतनी ही लोगों तक पहुंचेगी। तो उससे मैं बिल्कुल नहीं डरता। डर तो वैसे भी नहीं था। अगर आपको डर, जब हमारे हरियाणा में बोलते हैं ना, जब उखड़ी में सर दे दिया तो मुसड़ों से क्या डरना, तो वो तो देखी जाएगी यार। अब तो आपने जी जान लगा के बना दी, अब लोगों तक पहुंचे, मैं तो उसी में
बहुत खुश। विचारधारा से ऐसा लगता है कि आप मोदी जी के समर्थक हैं, उन्हीं के परिवार का हिस्सा है।